हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल्स बिहार। अपने उड़ान मॉडर्न हिस्ट्री की बुकलेट से आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 9 है रिवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज़, जो 1907 से 1917 तक चली थी। ठीक है, तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ विद इन इंडिया। The revolutionaries did not find it practical at that stage to create a violent mass revolution throughout the country or to subvert the loyalties of the army। ये जो 1907 का ये टाइम पीरियड था, इसमें जो क्रांतिकारी थे हमारे देश में, उनको ये प्रैक्टिकल नहीं लग रहा था कि अभी कोई वायलेंट मास मूवमेंट स्टार्ट किया जाए। ठीक है, वायलेंट मास मूवमेंट, बड़े लेवल का मूवमेंट जो कि वायलेंट हो, ऐसा कुछ स्टार्ट करने के लिए वो सही स्टेज नहीं लग रहा था इन्हें। तो क्या करना था तब? वायलेंट मास रेवोल्यूशन तो नहीं कर सकते हैं, तो क्या करेंगे ये लोग ना, प्लान किए कि हम लोग रशियन नेशनलिस्ट और आयरिश नेशनलिस्ट जो अपने टाइम पीरियड पे किए थे, उसके फुट स्टेप को हम लोग फॉलो करेंगे। ठीक, तो रशियन नेशनलिस्ट और आयरिश नेशनलिस्ट अब क्या किए थे ये देखना पड़ेगा, तब तो उसका फुटप्रिंट हम लोग फॉलो करेंगे। तो रशियन निहिलिस्ट क्या था? रशियन निहिलिस्ट था ना कि 19th सेंचुरी में रशिया में रेवोल्यूशन चल रहा था। ठीक है, तो वहाँ के जो भी थिंकर्स थे उस समय के, या फिर जो भी क्रांतिकारी थे उस समय के, वो लोग मानते थे कि पिटीशन और स्पीच से, पिटीशन स्पीचेस से तानाशाही को नहीं हटाया जा सकता है। ठीक है, वो लोग क्या मानते थे कि हम पिटीशन दे देकर, जो हमारे मॉडरेट्स करते थे, पिटीशन दे दे के, स्पीच देकर कि हम लोगों में जागरूकता फैलाएं, उससे तानाशाही नहीं हटाया जा सकता था। तो तानाशाही हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सीक्रेट सोसाइटी बनाना पड़ेगा। ठीक है, अंडरग्राउंड मूवमेंट करना पड़ेगा, बॉम्ब्स का यूज़ करना पड़ेगा, गन्स का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ एसिसनेशन भी करना पड़ेगा कि अगर किसी को मारना पड़े तो वहाँ भी हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। ठीक, तो रशियन निहिलिस्ट क्या मानते थे कि स्पीच और पिटीशन देकर कुछ नहीं होने वाला है, तानाशाही नहीं खत्म होने वाला है। ठीक है, तानाशाही खत्म करने के लिए सीक्रेट सोसाइटी बनाएं, एसिसनेशन करें, अंडरग्राउंड मूवमेंट्स करें। ठीक है, ये सब को फॉलो करके हम लोग तानाशाही को हटाएं। चलो, मतलब वही रेवोल्यूशन लाने के लिए वायलेंट मेथड हम लोग को यूज करना पड़ेगा, बस यही बेसिकली यही था। ठीक, चलो तो आगे चलते। एक और क्या था, एक वर्ड था आयरिश नेशनलिस्ट। तो आयरिश नेशनलिस्ट क्या था कि आयरलैंड में भी, आयरलैंड ब्रिटेन के अंदर था। ठीक है, तो वहां भी ये लोग क्या कर रहे थे, ब्रिटेन से आज़ादी पाने के लिए या ब्रिटेन को वहां से भगाने के लिए ये लोग क्या कर रहे थे, सेम गुरिल्ला वारफेयर, सीक्रेट रेवोल्यूशन, आर्म्ड रिबिलियन। ठीक है, बंदूक के यूज, गन्स का यूज कर रहे थे ये लोग। ठीक, वायलेंट मेथड, गुरिल्ला वारफेयर, सीक्रेट सोसाइटी, आर्म रिबिलियन, अंडरग्राउंड मूवमेंट, ये सब का यूज करके हम लोग ब्रिटेन को आयरलैंड से भगाएंगे। तो यही फुट स्टेप को फॉलो करना था। ठीक, रेवोल्यूशनरी इंडिया के रेवोल्यूशनरी चाहते थे कि हम लोग भी सीक्रेट सोसाइटी, अंडरग्राउंड मूवमेंट, एसिसिनेशन का यूज करके हम लोग ब्रिटेन पे प्रेशर डालें। ठीक है, ब्रिटेन को बैकफुट पे डालें। फिर जैसे और कौन कौन लीडर उभर के आए क्रांतिकारियों वाला रिवोल्यूशनरी जो भी थिंकिंग थी, उससे वी.डी. सावरकर, भगत सिंह, अरबिंदो घोष। ठीक है, ये लोग फॉरेन में जो रेवोल्यूशन चल रहा था, फॉरेन में जो भी मूवमेंट चल रही थी, उससे काफ़ी इंस्पायर्ड थे। ठीक है, तो यही इंस्पिरेशन लेके इंडिया में भी ये लोग चाहते थे कि ये फुट स्टेप्स को फॉलो किया जाए, कि जैसे छोटा आयरलैंड जैसा कंट्री रेवोल्यूशन कर सकता है, तो वाई नॉट इंडिया। ठीक है, तो इंडियंस क्यों नहीं कर सकते हैं? तो बस इंडिया, प्रॉब्लम क्या थी कि यहाँ के लोगों में ना, मतलब वो डर डाल दिया गया था बाय ब्रिटेन कि नहीं, तुम लोग कमज़ोर हो, तुम लोग फाइट नहीं कर सकते हो।
ठीक, तो यही डर को हटाने के लिए रिवोल्यूशनरी जो क्रांतिकारी थी वो स्पीचेस देते थे, वो इंस्पायर करते थे यहाँ की यूथ को, ठीक है, उनके अंदर पैट्रोटिज्म को जगाया जाता था, देशभक्ति की भावना। चलो, तो ये द रिवोल्यूशन डिड नॉट फाइंड द प्रैक्टिकल एट दैट स्टेज टू क्रिएट वायलेंट मास मूवमेंट थ्रू आउट द कंट्री। ये सही स्टेज इन्हें नहीं लग रहा था वायलेंट मास मूवमेंट करने के लिए, इसलिए ये लोग रशियन निहिलिस्ट और आयरिश नेशनलिस्ट का फुट स्टेप को फॉलो किए। ये फुट स्टेप क्या था? ये फुट स्टेप था सीक्रेट सोसाइटी बनाना, गन्स का यूज करना, अंडरग्राउंड मूवमेंट चलाना, बॉम्ब्स बनाना, ठीक है, और जरूरत पड़े तो एसिसिनेशन, मारना। ऑर्गेनाइजिंग एसिसिनेशन, देखो आ गया ना, ऑर्गेनाइजिंग एसिसिनेशन ऑफ अनपॉपुलर ऑफिशियल्स, ट्रेटर्स, इन्फॉर्मर्स अमॉन्ग द रेवोल्यूशनरी देमसेल्फ। रेवोल्यूशनरीज के अंदर भी अगर कोई गद्दार है, कोई इन्फॉर्मर है जो कि ब्रिटिश को इन्फॉर्म कर रहा है इनके प्लान्स के बारे में, तो उसे, और अगर कोई ऑफिशियल्स हैं अनपॉपुलर ऑफिशियल, तो उनका एसिसिनेशन भी करते थे ये लोग। गद्दार को बाहर निकालना, इन्फॉर्मर्स के बारे में पता करना, उन्हें बाहर निकालना, ये सब ये लोग फॉलो कर रहे थे। कंडक्टिंग स्वदेशी डकैती, अब देखो ये करने के लिए अगर आपको स्पीच देना है, मान लो रेवोल्यूशन करना है, बॉम्ब बनाना है, गन खरीदना है, तो इसके लिए फंडिंग की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है। तो पैसा आएगा कहाँ से? तो ये लोग डकैती करते थे, ठीक है, कंडक्टिंग स्वदेशी डकैती। अब देखो ब्रिटिश तो पैसा देगा नहीं, तो पैसा आएगा कहाँ से? तो अपने फंड को, मतलब जो भी ब्रिटेन का फंड रहता था, वो जो तो इंडिया का पैसा ही रहता था वो, ठीक है, इंडियन मनी ही है ना वो, तो उसे ये लोग लूटते थे, वहाँ से फंडिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी। कंडक्टिंग स्वदेशी डकैती टू रेज फंड फॉर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ करने के लिए फंड जमा करने के लिए वो लोग डकैती करते थे। द आइडिया वॉज टू स्ट्राइक टेरर इन द हार्ट ऑफ रूलर्स। आइडिया इनका क्या था कि जो रूलर हैं उनके मन में भय पैदा कर देना है, बिल्कुल, ठीक है, कि एकदम डर जाएं वो लोग। अराउज पीपल, रिमूव द फियर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम देयर माइंड्स। जो यहाँ के लोग हैं उनके माइंड्स में जो फियर ऑफ अथॉरिटी है, जो डर इन लोग ब्रिटेन के द्वारा, गोरों के द्वारा जो डर बैठा दिया गया है, उसे बाहर निकालना। द रिवोल्यूशनरीज इंटेंडेड टू इंस्पायर द पीपल बाई अपीलिंग टू देयर पेट्रोटिज्म, स्पेशली इन द आइडियलिस्टिक यूथ। जो आइडियलिस्टिक यूथ हैं, इंडिया की जो यूथ्स हैं, उनके अंदर पेट्रोटिज्म की भावना को जगाना, ये रिवोल्यूशनरी करते थे। चलो, अब जो रेवोल्यूशन हुआ वो इंडिया में दो पार्ट में देखा जाता है, एक जो महाराष्ट्र में हुआ बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, और एक जो बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ, ठीक है, ये दो पार्ट में हम लोग इसको बांटते हैं। तो पहले हम लोग करते हैं महाराष्ट्र वाला, यहाँ तक है महाराष्ट्र, ठीक है। 1879 देखें तो 1879 में क्या हुआ था? वासुदेव बलवंत फारके महाराष्ट्र के हैं, रामोसी पीजेंट फोर्स को एस्टेब्लिश किए। ये रामोसी पीजेंट फोर्स क्या करता था? एम्ड टू राइड द कंट्री ऑफ द ब्रिटिश बाय इंस्टिगेटिंग एन आर्म्ड रिवोल्ट बाय डिस्टर्बिंग कम्युनिकेशन लाइन। जो भी ब्रिटिश का कम्युनिकेशन लाइन था ना, उसको डिस्टर्ब कर दिए, उसको खत्म कर दिए, तबाह कर दिए। अब उसको तबाह करने के बाद क्या हुआ कि अब ब्रिटिश ऑफिशियल्स एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। अब कम्युनिकेशन नहीं होगा तो यहाँ ये लोग आर्म रिवोल्ट करेंगे, इससे एक जगह से दूसरे जगह वाले को, ब्रिटिश ऑफिशियल्स को नहीं पता चलेगा, ठीक है। मान लो हम बॉम्बे में कर रहे हैं रिवोल्यूशन, ठीक है, यहाँ पर आर्म रिवोल्ट किए, तो सिर्फ बॉम्बे की पुलिस ही ना आएगी रोकने, ठीक है, पुणे वाले को तो पता ही नहीं चलेगा क्योंकि कम्युनिकेशन लाइन हम लोगों ने डिस्टर्ब कर दिया। तो यहाँ की पुलिस को तो जानकारी ही नहीं है, तो ये तो आ नहीं सकती है, तो सिर्फ हमें बॉम्बे पुलिस से ही डील करना पड़ेगा, या बॉम्बे में जो भी ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं उनसे डील करना पड़ेगा, बाहर से तो नहीं आएंगे। इसलिए कम्युनिकेशन लाइन को डिस्टर्ब कर दिया जाता था। उसके बाद फंड रेज करते थे डकैती करके। बट ये रामोसी पीजेंट फोर्स को स्टार्टिंग फेज में ही ब्रिटिश के द्वारा सप्रेस कर दिया गया। चलो, तो रामोसी पीजेंट फोर्स से रिलेटेड कौन है? वासुदेव बलवंत फारके। रामोसी पीजेंट फोर्स किस एरिया में एक्टिव हुआ था? तो महाराष्ट्र में। कब हुआ था? 1879 में।
और ये हम क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग रेवोल्यूशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्रांतिकारियों के द्वारा जो भी काम किया गया उसे हम देख रहे हैं कि रामोसी पीजेंट फोर्स, वासुदेव बलवंत फाल्के, 1879 महाराष्ट्र। फिर देखते हैं 1890s में क्या हुआ, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र में। ये क्या करते थे ना, इनकी दो जर्नल आती थी, केसरी और मराठा, ठीक, केसरी और मराठा, ये इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन आएगा कि केसरी और मराठा जर्नल कौन लेके आते थे, तो बाल गंगाधर तिलक साहब लेके आते थे, ठीक है। तो अपने जनरल में केसरी और मराठा में ये लिखते थे, नेशनलिज्म की भावना को जगाते थे लोगों के बीच में अपने राइटिंग्स से, ठीक। उसके बाद शिवाजी फेस्टिवल और गणपति फेस्टिवल को यूज करते थे ये अपने मैसेज को स्प्रेड करने के लिए। कैसे कि जब शिवाजी फेस्टिवल और गणपति फेस्टिवल होता ना, तो मासेस, लार्ज नंबर में पॉपुलेशन एक जगह इकट्ठा होती थी टू सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल्स, ठीक। तो हमें क्या चाहिए, हमें अपने मैसेज पहुंचाने के लिए हमें भीड़ चाहिए, ठीक है। तो भीड़ तो शिवाजी फेस्टिवल और गणपति फेस्टिवल में आ ही गई ऑलरेडी, अब हमें क्या करना था, उसको यूज करके हम अपना मैसेज को स्प्रेड करते थे। ये तिलक साहब का आइडिया था कि शिवाजी फेस्टिवल और गणपति फेस्टिवल में जब भीड़ इकट्ठा हो तो उनके बीच में हम अपना मैसेज को पहुंचाएं। उसके बाद 1897 में चेपकर ब्रदर दामोदर और बालकृष्ण महाराष्ट्र एरिया में, चेपकर ब्रदर किस एरिया में थे एक्टिव, तो महाराष्ट्र एरिया में एक्टिव थे 1897 में। 1897 में क्या किए थे चेपकर ब्रदर, चेपकर ब्रदर वहाँ के प्लेग, पूना के प्लेग कमिश्नर हुआ करते थे, ठीक है। रैंड एंड लेफ्टिनेंट आयरिस्ट, इनका मर्डर कर दिया गया था, इनको मार दिया था चेपकर ब्रदर ने। तो क्वेश्चन जब आएगा कि पूना के प्लेग कमिश्नर को किस ग्रुप ने मारा था, तो चेपकर ब्रदर ने। कब, 1897 में। चेपकर ब्रदर 1897 में प्लेग कमिश्नर ऑफ पूना को मार गिराया था। देखो एसिस्नेशन हम पढ़े थे ना, रिवोल्यूशनरीज का क्या आइडिया था कि हम एसिस्नेशन भी कर सकते हैं। तो पहला एसिस्नेशन हमें देखने को मिला कि प्लेग कमिश्नर और पूना को मार दिया गया। अब इससे क्या हुआ, इससे डर बैठ जाएगा ब्रिटिश ऑफिशियल में कि भाई बाहर निकलेंगे तो ये लोग कभी भी बम फेंक सकते हैं। चलो, उसके बाद 1899 में क्या हुआ था, सावरकर और उनके भाई सारे मिलके मित्र मेला नाम का एक सीक्रेट सोसाइटी बनाए, जो बाद में जाके अभिनव भारत से मर्ज कर दिया गया, ठीक। ये जो मित्र मेला और अभिनव भारत था, ये इंस्पायर कहाँ से हुए थे, इंस्पायर हुए थे मजनी की यंग इटली, मजनी की यंग इटली बुक है, उससे इंस्पिरेशन मिला था। यंग इटली क्या था, यंग इटली एक रेवोल्यूशनरी, मजनी जो थे ना रेवोल्यूशनरी आइडिया के थिंकर थे, ठीक है, क्रांति के बारे में बात करते थे मजनी, तो इन्हीं की बुक थी यंग इटली। तो क्रांतिकारियों के लिए ये बहुत इंस्पिरेशन वाला बुक हुआ करता था, ठीक है, काफ़ी इंस्पिरेशन मिलता था रेवोल्यूशनरीज को। तो यहाँ से इन लोग इंस्पायर होके मित्र मेला अभिनव भारत इन्होंने बनाया, मित्र मेला को ऑर्गेनाइज किए, जो बाद में जाके अभिनव भारत से मर्ज कर दिया गया। तो अगर ये दो नाम दिखे, मित्र मेला अभिनव भारत, तो सावरकर, ठीक है, महाराष्ट्र वाले एरिया में। उसके बाद सुन नासिक एंड पूना बॉम्बे मर्ज द सेंटर ऑफ बॉम्ब मैन्युफैक्चर, ठीक है, नासिक पूना बॉम्बे में बॉम्ब मैन्युफैक्चरिंग का काम स्टार्ट इन लोगों ने कर दिया था, ठीक है। ये हम लोग कंप्लीट किए महाराष्ट्र, ठीक है। वसुदेव बलवंत फाल्के, रामोसी पीजेंट फोर्स, तिलक, केसरी मराठा इनका जनरल, शिवाजी गणपति फेस्टिवल को यूज करते थे टू स्प्रेड मैसेजेज। चेपकर ब्रदर के बारे में हम लोग पढ़े कि प्लेग कमिश्नर ऑफ पुना रैंड एंड लेफ्टिनेंट एरिस्ट का मर्डर कर दिए थे चेपकर ब्रदर 1897 में, ठीक है। मित्र मेला अभिनव भारत से सावरकर और उनके भाई रिलेटेड है। मजनी जो थे इनकी बुक थी यंग इटली, जिससे इंस्पायर हुए थे कौन, सावरकर या फिर रेवोल्यूशनरीज। चलो, फिर सावरकर को नासिक कॉन्स्पिरेंसी के बाद काला पानी का सजा मिल गया था। ये देखना कि वीडी सावरकर जी को नासिक कॉन्स्पिरेशन के बाद काला पानी का सजा मिला था। अब देखते हैं हम लोग बंगाल में क्या हो रहा था। ये तो महाराष्ट्र देख लिए, बंगाल प्रेसिडेंसी में क्या हुआ था। JN बासु, जनेंद्र नाथ बासु, ये मिदनापुर में पहला रेवोल्यूशनरी ग्रुप को स्टैब्लिश करते हैं। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझने के लिए है कि पहला मिदनापुर में पहला रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज 1902 में स्टैब्लिशमेंट हुआ था JN बासु के द्वारा। P मित्तर या फिर प्रमोद मित्तर,
इंपॉर्टेंट है। अनुशीलम समिति के फाउंडर थे ये पी मित्तर, ठीक है। और इनके साथ और कौन कौन थे? JN बनर्जी, बरिंद्र कुमार घोष और भी काफ़ी लोग थे। इंपॉर्टेंट थे पी मित्तर, ये फाउंडर यही थे। इनके साथ JN बनर्जी और बरिंद्र कुमार घोष भी थे। अब मान लो क्वेश्चन में आ जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी इज रिलेटेड टू अनुशीलम समिति। अब उसमें पी मित्तर रहेगा, गांधी जी रहेगा, ठीक है, जनेंद्र नाथ बनर्जी रहेगा। तो पी मित्तर और जनेंद्र नाथ बनर्जी दोनों आंसर है, गांधी जी नहीं है, ठीक है। पी मित्तर इनके फाउंडर थे। JN बनर्जी, बरिंद्र कुमार घोष भी रिलेटेड थे अनुशीलम समिति से। अनुशीलम समिति क्यों बनाया गया था? अनुशीलम समिति बनाया गया था कि फॉर जिम, ये जिम खाना था, ठीक है। अनुशीलम समिति बनाया गया था एक जिम खाना के रूप में कि आओ यहाँ एक्सरसाइज करेंगे, जो भी यूथ हैं, जो भी यंग पॉपुलेशन है वो आके यहाँ एक्सरसाइज करेंगे, अपना फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। अब ये फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने वाला बात कहाँ से आ गया? तो बंकिम चंद्र चटर्जी की एक बुक है, ठीक, जिसमें वो अपने बुक में बात करते हैं फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो पी मित्तर बंकिम चंद्र चटर्जी की इस बुक से काफ़ी इंस्पायर्ड थे, ठीक है, कि फिजिकल हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, एक्सरसाइज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको फाइट करना है, ठीक है, तो आपका फिजिकल हेल्थ तो अच्छा होना चाहिए एटलीस्ट, ठीक, बॉडी में तो वो स्ट्रेंथ होना चाहिए ना। तो इसलिए अनुशीलम समिति को बनाया गया था फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ फिजिकल हेल्थ इन द यूथ पॉपुलेशन, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। अब यही अनुशीलम समिति आगे जाकर युगांतर एक वीकली नॉवेल निकालने लगी, ठीक। 1906 में देखते हैं युगांतर। देखो अभी कौन कौन नाम देख रहे हैं, एक तो हम पी मित्तर देखे, JN बनर्जी देखे, बरिंद्र कुमार घोष देखे, ये सारे लोग अनुशीलम समिति से रिलेटेड हैं। अनुशीलम समिति क्या था? एक जिम खाना था, फिजिकल स्ट्रेंथ करने के लिए यहाँ कुश्ती लड़ते थे लोग, ठीक है, एक्सरसाइज करते थे। वही अनुशीलम समिति आगे जाकर एक जर्नल निकाल के लाई, युगांतर। युगांतर एक वीकली जर्नल था, साप्ताहिक जर्नल था, वीक में एक बार आता था युगांतर। चलो अब ये लाते थे बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त, बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त, बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त युगांतर लेके आते थे। अब युगांतर आया, युगांतर में लिखा गया, युगांतर जो वीकली था उसमें अनुशीलम समिति के ग्रुप मेंबर जो भी थे उन्होंने उसमें लिखा अपने जर्नल में कि द रेमेडी लाइज विद द पीपल, रेमेडी लाइज विद द पीपल, द 30 करोड़ पीपल इनहैबिटिंग इंडिया मस्ट रेज देयर 60 करोड़ हैंड्स टू स्टॉप दिस कर्स ऑफ ऑपरेशन। उनमें इन्होंने लिखा कि समस्या का समाधान जो रेमेडी है वो किसके पास है? पीपल ऑफ इंडिया के पास है। यहाँ की प्रॉब्लम का समाधान यहाँ की पॉपुलेशन के पास ही है। 30 करोड़ पॉपुलेशन है, 30 करोड़ लोग अपने 60 करोड़ हाथ को उठाकर अगर निकल जाएं तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये युगांतर में लिखा गया था कि द 30 करोड़ पीपल इनहैबिटिंग इंडिया, इंडिया में रहने वाले 30 करोड़ लोग मस्ट रेज देयर हैंड 60 करोड़ हैंड्स टू स्टॉप द कर्स ऑफ ऑपरेशन। ये ऑपरेशन का जो अभिशाप है इसको रोकने के लिए यहाँ के 30 करोड़ पॉपुलेशन को अपने 60 करोड़ हाथ उठाना पड़ेगा। फोर्स मस्ट बी स्टॉप्ड बाय फोर्स, फोर्स को खत्म करने के लिए या फोर्स को रोका जा सकता है फोर्स से ही। ये युगांतर में लिखा गया था। तो ये कब लिखा गया? ये लिखा गया बेरिसाल कॉन्फ्रेंस के बाद। बेरिसाल कॉन्फ्रेंस क्या था? बेरिसाल कॉन्फ्रेंस क्या होता था ना कि कोलकाता में या बंगाल में कहीं, एग्जैक्ट मुझे नहीं याद है, ये मतलब बंगाल रीजन में ही ये मीटिंग होता था, ईयरली मीटिंग था, साल में एक बार ये मीटिंग होता था, बेरिसाल कॉन्फ्रेंस जिसे बोलते थे। तो इस साल, ठीक है, 1905 या 1906 के टाइम पीरियड, हाँ 1906 में जब बेरिसाल कॉन्फ्रेंस हो रहा था तो वहाँ काफ़ी लाठीचार्ज किया गया था पुलिस के द्वारा, ठीक, ब्रिटिश ऑफिशियल के द्वारा। तो यही लाठीचार्ज के बाद युगांतर में
लिखा गया कि ये 30 करोड़ लोग अपने 60 करोड़ हाथ को उठा दे तो ब्रिटिशर्स यहाँ से भाग जाएंगे। उसके बाद देखते हैं हम, रास बिहारी बोस और सचिन सन्याल जी हैं। इन्होंने क्या किया था, ऑर्गेनाइज ए सीक्रेट सोसाइटी कवरिंग पंजाब, दिल्ली एंड यूपी। पंजाब, दिल्ली और यूपी वाले एरिया में रास बिहारी बोस और सचिन सन्याल सीक्रेट सोसाइटी बना रहे थे। हेमचंद्र कानूंगो वेंट अब्रॉड फॉर मिलिट्री एंड पॉलिटिकल ट्रेनिंग। हेमचंद कानूंगो वेरी इंपॉर्टेंट। हेमचंद कानूंगो क्या किए, ये ब्रिटेन गए थे, ठीक है, अब्रॉड गए थे, ब्रिटेन नहीं, अब्रॉड कहीं कहीं इंडिया के बाहर किसी देश में गए थे, वहां ये बॉम्ब बनाना सीख के आए थे, ठीक है, ये बॉम्ब बनाना सीख के आए थे हेमचंद कानूंगो जी। तो हमारे पास गन हो गया, हमारे पास फंडिंग की अब दिक्कत नहीं है, फंडिंग के लिए हम लूट कर लेते हैं, डकैती कर लेते हैं, ठीक है। अब बॉम्ब बनाना भी सीख गए हेमचंद कानूंगो जी, वहाँ से बॉम्ब बनाना कैसे बनाया जाता है ये सीख के आए। अब मजा आएगा, अब हम लोग बॉम्ब भी बनाएंगे और अटैक भी करेंगे। 1907 में क्या हुआ कि यही युगांतर ग्रुप, ठीक है, जो अनुशीलम समिति थी, वही ग्रुप ने प्लान बनाया कि हम 3 बॉम्ब अटैक करेंगे। एक करेंगे फुलर पे, एक करेंगे फ्रेजर पे, एक करेंगे किंग्सफोर्ड पे। ये 3 बॉम्ब अटैक प्लान किया गया युगांतर ग्रुप के द्वारा कि एक फुलर पे करेंगे, एक फ्रेजर पे करेंगे, एक किंग्सफोर्ड पे करेंगे। तो फुलर वाला देखो कैसे हुआ, द एब्रोटिक attempt was made them on a life of a very unpopular British official, Sir Fuller, Lieutenant Governor of new province of East Bengal and Assam। असम का ईस्ट बंगाल और असम का जो भी लेफ्टिनेंट गवर्नर था वो फुलर ही था, ठीक है। तो इसको मारने का अटेम्प्ट किया गया बट ये बच गया, ठीक, कोई नहीं। हम सेकेंड अटेम्प्ट करेंगे फ्रेजर पे। फ्रेजर एक ट्रेन से जा रहा था, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या प्लान किया कि हम उसे ट्रेन को डिरेल करेंगे, बॉम्ब फेंक देंगे पटरी पे और ट्रेन डिरेल हो जाएगी, ट्रेन पलट जाएगी, जिससे फ्रेजर की मौत हो जाएगी, बट ये भी फेल हो गया। अब ये दोनों फेल होने के बाद अपने पास तीसरा बचा क्या, किंग्सफोर्ड। फुलर वाला फेल हो गया, ठीक, फ्रेजर वाला फेल हो गया, अब बचा किंग्सफोर्ड। अब किंग्सफोर्ड पे भाई ऐसा प्लान करना है कि ये होना ही चाहिए, ठीक है। यहां अगर ये फेल हो गया ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, ये होना ही होना है। तो यहाँ प्लानिंग प्लॉटिंग किया गया प्रफुल्ल चक्की जी और खुदीराम बोस जी के द्वारा, ठीक। मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेंसी या फिर मुजफ्फरपुर अटैक, जो कि बिहार में है मुजफ्फरपुर, यहाँ अटैक किया गया प्रफुल्ल चक्की और खुदीराम बोस के द्वारा। इन्होंने बॉम्ब फेंका। किंग्सफोर्ड अपने वो गाड़ी होती थी ना जो घोड़ा से चलता था, उससे जा रहे थे, तो उसी बीच में रास्ते में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चक्की ने बॉम्ब फेंका, बट अगेन किंग्सफोर्ड भी बच गया, ठीक है। बट इनके काफिले में पीछे से 3 लड़कियां जा रही थी साइकिल से, उनकी डेथ हो गई, ठीक है। चलो किंग्सफोर्ड भी बच गए। अब मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेंसी में क्या हुआ कि खुदीराम बोस साहब को अरेस्ट कर लिया गया। इनको फांसी 11 अगस्त 1908 को 11 अगस्त 1908 को इन्हें फांसी पे चढ़ा दिया गया था खुदीराम बोस को। प्रफुल्ल चक्की भाग खड़े हुए थे, बट बाद में जब भागते 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 एक वो चाय की टपरी पे पहुंचे, चाय की टपरी पे इन्होंने पानी मांगा, ठीक है। जहां पे पानी मांग रहे थे वहीं पे इन्होंने देखा कि वहां 3 ब्रिटिश ऑफिशियल या 4 ब्रिटिश ऑफिशियल खड़े थे जो इन्हें ही ढूंढ रही थी, ठीक है। तो फिर इनके पास गन था, गन निकाले और खुद को शूट कर ली। चलो, और जिसमें खुदीराम बोस को फांसी लगाया गया था ना, इनकी एज 17 ईयर्स थी, आई थिंक 17 साल की उम्र में। और जब इन्हें फांसी लगाया गया था या फिर जब फांसी का सजा सुनाया जा रहा था तो इनके चेहरे पर एक बहुत अजीब सा स्माइल था, ठीक है, जिसे काफ़ी जर्नल्स, काफ़ी न्यूज़पेपर में कवर किया गया था कि 17 साल के लड़का को फांसी की सजा सुनाई गई बट उनके चेहरे पे एक स्माइल। तो 1908 में ये हुआ था,
मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेंसी कब हुआ था? 1908 में प्रफुल्ल चक्की और खुदीराम बोस जी। खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी लगा दिया गया था। उसके बाद हुआ था अलीपुर कॉन्स्पिरेंसी। अलीपुर कॉन्स्पिरेंसी क्या हुआ था? इसको मनिकटोला बॉम्ब कॉन्स्पिरेंसी भी बोलते हैं। तो अलीपुर कॉन्स्पिरेंसी में हुआ था, जितना भी अनुशीलन समिति ग्रुप थी, ये जो ग्रुप था अनुशीलन समिति का, इनके ग्रुप मेंबर्स जितने भी थे सारे को अरेस्ट कर लिया गया था। ठीक है, यही था अलीपुर कॉन्स्पिरेंसी। अलीपुर कॉन्स्पिरेंसी में अनुशीलन समिति के सारे ग्रुप मेंबर को अरेस्ट कर लिया गया एक एक करके। उसके बाद इनमें केस चला। केस में क्या हुआ ना कि अरविंदो घोष को एक्विट कर दिया गया सारे चार्जेस से कि आप निर्दोष हो। बाकी लोग जो थे जैसे बरिंद्र घोष, उलास्कर दत्त, इन्हें गिल्टी पाया गया और इन्हें सजा दिया गया। यह था अलीपुर कॉन्स्पिरेंसी। और अनुशीलन ग्रुप की तरफ से केस कौन लड़ रहे थे? एडवोकेट थे CR दास। ये इंपॉर्टेंट है। अनुशीलन समिति जब अलीपुर कॉन्स्पिरेंसी में सारे अनुशीलन समिति वाले मेंबर्स को अरेस्ट कर लिया गया तो इनके तरफ से केस लड़ रहे थे CR दास 1908 में। उसके बाद अनुशीलन समिति की 2 ग्रुप थी। अनुशीलन समिति एक था बंगाल और एक था ढाका। ढाका वाले पुलिन दास थे। ढाका में अनुशीलन समिति को लीड कर रहे थे पुलिन दास, याद रखना है। और जो बंगाल वाला था उसको कौन बनाया था? वो था P मित्तर। ये जिम खाना बना था पहली बार। अनुशीलन समिति जिम खाना के रूप में उभर के आई थी। युगांतर ग्रुप इसी से रिलेटेड था। बरिशाल कॉन्फ्रेंस हो गया था। बरिशाल कॉन्फ्रेंस क्या था कि बॉम्बे में ईयरली मीटिंग बंगाल में ईयरली मीटिंग होता था। तो एक 1906 वाले मीटिंग में लाठीचार्ज हो गया था पुलिस के द्वारा। ठीक है, 1906 में ही लाठीचार्ज क्यों हुआ? 1905 में बंगाल पार्टीशन हुआ था। ठीक है, बंगाल को अलग कर दिया गया था। ठीक है, तो 1906 में जो मीटिंग हुआ उसमें इसके खिलाफ लोग बात कर रहे थे मीटिंग में, तो ब्रिटिश ऑफिसर ने लाठीचार्ज कर लिया बरिशाल कॉन्फ्रेंस में। यही लाठीचार्ज के बाद युगांतर में लिखा गया, युगांतर वीकली में लिखा गया कि द रेमेडी लाइज विद पीपल, द 30 करोड़ पीपल ऑफ इंडिया will raise their 60 crore hands to stop the curse of oppression. Force must be stopped by force. उसके बाद हम लोग देखें अनुशीलन समिति का 2 पार्ट था, एक बंगाल वाला और एक ढाका वाला। ढाका वाला को लीड करते थे पुलिन दास। 12 डकैती टू रेज देयर फंड रेवोल्यूशन। 12 डकैती क्यों हुआ था? 12 डकैती वही फंडिंग के लिए। 12 में पुलिन दास जी ने वो डकैती वो किया था। चलो आगे चलते हैं। 1909 में अनंत लक्ष्मण खांखरे, ये महाराष्ट्र एरिया में भी, ही वॉज द मेंबर ऑफ अभिनव भारत एंड किल्ड AMT जैक्सन द कलेक्टर ऑफ नासिक। देखो असिस्नेशन हो गया। AMT जैक्सन को नासिक के जो कलेक्टर थे उनको मार दिया। किसने मारा? अनंत लक्ष्मण कन्हरे जी ने। 1912 में क्या हुआ? रास बिहारी बोस, सचिन सनियाल, बसंत कुमार विश्वास, अमीर चंद और अवध बिहारी स्टेज्ड ए बॉम्ब अटैक ऑन वाइसरो हार्डिंग। 1911 में हार्डिंग थे वाइसरो, नहीं 1912 में, हाँ 1912 में वाइसरो हार्डिंग थे। इनके ऊपर बॉम्ब अटैक हुआ था। कहाँ? चांदनी चौक दिल्ली। वेरी इंपॉर्टेंट, चांदनी चौक दिल्ली में इनके ऊपर बॉम्ब अटैक हुआ। ऑल वेयर कन्विक्टेड बट रास बिहारी बोस, नोन एज द पर्सन बिहाइंड द प्लान, एस्केप्ड डोनिंग ए डिस्गाइज। अब ये प्लानिंग कौन किए थे? ये प्लानिंग था रास बिहारी बोस का कि वाइसरो हार्डिंग जब चांदनी चौक दिल्ली में रेड फोर्ट की तरफ जा रहे होंगे तो इनके काफिले पे हम लोग बॉम्ब अटैक करेंगे। ये रास बिहारी बोस का आइडिया था। ठीक है, सारे लोग को पकड़ लिया गया बाद में, बट रास बिहारी बोस किसी तरह से स्केप कर गए। रास बिहारी बोस बार बार स्केप कर जाते थे, ये बार बार भाग जाते थे। ठीक है, तो यहाँ से भी रास बिहारी बोस स्केप कर गए थे। तो इसे बोला जाता है दिल्ली कॉन्स्पिरेंसी। दिल्ली कॉन्स्पिरेंसी। दिल्ली कॉन्स्पिरेंसी कब हुआ था? 1912 में हुआ था। क्या था प्लान? रास बिहारी बोस जी लॉर्ड हार्डिंग पे बॉम्ब अटैक किए थे। ठीक है, कहाँ? चांदनी चौक दिल्ली। बाघा जतीन थे, ऊपर देख लो। वी शैल डाई टू अवेकन द नेशन। नेशन को जगाने के लिए हम लोग को अगर मरना भी पड़े तो हम लोग वो करेंगे।
ये कौन बोले थे? बाघ जतीन बोले थे। बाघ जतीन जुगांतर पार्टी से रिलेटेड थे, ठीक है। जिमेरियन प्लान इन्हीं का था। जिमेरन प्लान क्या था? जिमेरन प्लान था कि हम आर्म्स, बंदूक, असला बारूद अब्रॉड से लाएंगे, ठीक है। शिप से लेके आते थे, छोटे छोटे शिप से ये अब्रॉड से आर्म्स लेके आते थे, बंदूक, गन्स हो गया, ये बुलेट्स हो गया, बॉम्ब हो गया, ये बाहर से अब्रॉड से लेके आते थे। कौन? बाघा जतीन। इन्होंने ही बोला था वी शेल डाई टू अवेक द नेशन, नेशन को जगाने के लिए हमें मरना भी पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। चलो आगे चलते हैं। द वेस्टर्न अनुशीलन समिति वॉज लेड बाई जनीन्द्रनाथ मुखर्जी और बाघा जतीन। जनीन्द्रनाथ मुखर्जी या फिर बाघा जतीन, इन्हीं को बोला जाता है। इमर्ज एट द जुगांतर या फिर युगांतर। चलो, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द जुगांतर पार्टी अरेंज टू इम्पोर्ट जर्मन आर्म्स एंड एम्यूनेशन, ठीक है। वर्ल्ड वार 1 में क्या हो रहा था? 1914 से 1918 जब वर्ल्ड वार 1 चल रहा था तो बाघा जतीन क्या करते थे ना कि जर्मन बंदूक, असला बारूद लेके आते थे। टू इम्पोर्ट जर्मन आर्म्स एंड एम्यूनेशन थ्रू सिम्पथाइजर एंड रेवोल्यूशनरीज अब्रॉड एज ए पार्ट ऑफ जर्मन प्लॉट जिमेरन प्लान, ठीक है। अब लेके जर्मन आर्म्स एंड एम्यूनेशन कहाँ से लाते थे? जैसे यहाँ तो ब्रिटेन था, वर्ल्ड वार 1 चल रहा था तो दो पार्टी थी, एक तरफ ब्रिटेन थी, ब्रिटेन भी था, एक तरफ इसके अगेंस्ट वाले लोग थे। तो ये जो अगेंस्ट पार्टी था, जितने भी कंट्री थे, वो इंडिया को सपोर्ट करता था टू प्रोवाइड गन्स, कि आप इंडिया में गन्स भेजेंगे तब ना ब्रिटेन को यहाँ भी मारा जाएगा, अंग्रेजों को इंडिया में भी पीछे ढकेला जाएगा। तो जुगांतर पार्टी रेज फंड्स थ्रू ए सीरीज ऑफ डकैती नोन एज टैक्सी कैब डकैती एंड बोट डकैती। टैक्सी कैब डकैती और बोट डकैती करके ये लोग फंड रेज करते थे। और ये किनका, कौन लोग करते थे? ये जुगांतर पार्टी करता था। तो अगर क्वेश्चन में आ गया कि कैब डकैती और बोट डकैती से कौन रिलेटेड है? जुगांतर ग्रुप रिलेटेड है, ठीक है। क्यों करते थे? फंड जमा करेंगे और जर्मन आर्म एंड एम्यूनेशन मंगवाएंगे। और ये था जिमेरन प्लांट, जर्मन का आइडिया था ये, जिमरमैन प्लान। तो जिमरमैन प्लान से कौन रिलेटेड थे? तो बाघ जतीन। अगर क्वेश्चन आएगा कि जिमरमैन प्लान से कौन रिलेशन रखते हैं तो वो थे बाघ जतीन या फिर जनीन्द्रनाथ मुखर्जी। ये अनुशीलन समिति के मेंबर थे। इतना हो गया, इतना रेवोल्यूशन समझ गए। रेवोल्यूशन क्यों हुआ? रिवोल्यूशनरीज ग्रुप मॉडरेट लोग थे, उससे ही लोग नाखुश थे कि भाई स्पीच पिटीशन इससे काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो रसिया में जो आइडिया फॉलो किया था, आयरलैंड ने जो फॉलो किया था अपने कंट्री में, उसके फुट स्टेप को हम लोग फॉलो करेंगे। फुट स्टेप क्या था? सीक्रेट सोसाइटी बनाएंगे, एसिस्नेशन करेंगे, फंडिंग के लिए डकैती करेंगे, अंडरग्राउंड मूवमेंट चलाएंगे, ठीक है। बॉम्ब का यूज करेंगे, गन का यूज करेंगे, एसिस्नेशन भी करना पड़े तो पीछे नहीं हटेंगे। अब ये सब काम करने के लिए फंडिंग चाहिए, तो फंडिंग के लिए स्वदेशी डकैती करते थे। आइडिया क्या था कि यहाँ के जो रूलर है उसके मन में, उसके दिल में एकदम भय पैदा कर देना है गाइज। फिर दो पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं। एक तो महाराष्ट्र में क्या क्या हुआ और बंगाल में क्या क्या हुआ। महाराष्ट्र में रामोसी पीजेंट फोर्स, वासुदेव बलवंत फारके जी, ठीक। उसके बाद तिलक जी केसरी और मराठा न्यूज़पेपर लेके आते थे, जिसमें इंस्पायर करते थे लोगों को। शिवाजी और गणपति फेस्टिवल को यूज करते थे टू स्प्रेड हिज मैसेजेस। चेपकर ब्रदर थे, ये पूना का जो प्लेग कमिश्नर था उसे मार गिराया 1897 में। फिर सावरकर ब्रदर थे, मित्र मेला, अभिनव भारत से रिलेटेड थे ये लोग। मजनी की यंग इंडिया से काफ़ी इंस्पायर थे सावरकर। उसके बाद पी मित्तर, इन्होंने अनुशीलन समिति बनाया, ये जिम खाना के रूप में बना, ठीक है। इंस्पिरेशन इनके कहाँ से मिला था जिम खाना बनाने का? तो बंकिम चट्टोपाध्याय चटर्जी की बुक थी, उनसे, उनके नॉवल से इनको इंस्पिरेशन मिला था। उसके बाद बरिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त, बरिसल कॉन्फ्रेंस हुआ था। उसके बाद युगांतर ग्रुप में इन लोगों ने लिख दिया कि यहाँ की 30 करोड़ जनता के पास अपने 60 करोड़ हाथ को उठा दें तो यहाँ से ब्रिटिशर भाग जाएंगे। फोर्स मस्ट बी स्टॉप बाय फोर्स। हेमचंद कानूंगो बॉम्ब बनाने के लिए अब्रॉड गए थे सीखने, ठीक। सीख के आए, उसके बाद 3 बॉम्ब अटैक प्लान किया गया। एक था फुलर पे, एक था फ्रेजर पे, एक था किंग्सफोर्ड पे, ठीक है। तो मरा तो तीनों में से कोई नहीं, तीनों बच गया, बट अटैक तो मस्त किया गया था।
उसके बाद प्रफुल्ल चक्की, खुदीराम बोस जी जब अटैक किए थे मुजफ्फरपुर में, किस पे अटैक किए थे? किंग्सफोर्ट में। किंग्सफोर्ट जज था, तो प्रफुल्ल चक्की साहब भाग खड़े हुए थे, खुदीराम बोस को पकड़ लिया गया था और इनको 11 अगस्त 1908 को फांसी लगा दिया गया था। प्रफुल्ल चक्की भागे, बट पुलिस ने काफ़ी वो मतलब चारों तरफ से घेर लिया गया था, तो अपने आप को ये शूट कर ली। उसके बाद हुआ अलीपुर कॉन्स्पिरेंसी। अलीपुर कॉन्स्पिरेंसी क्या था कि अनुशीलम समिति के जितने भी मेंबर थे सबको अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है। अरविंदो घोष को छोड़ दिया गया था, इन पे कोई चार्ज नहीं लगाया गया, कोई प्रूफ नहीं मिला इनके खिलाफ, इसलिए अरविंदो घोष को बरी कर दिया गया था। बट बाकी लोगों को ये लोग पकड़ लिए थे, उन्हें गिल्टी साबित की। और अनुशीलन ग्रुप की तरफ से केस कौन लड़ रहे थे? तो सी आर दास, ठीक है। अनुशीलन समिति दो ग्रुप था, अनुशीलन समिति बंगाल वाला, अनुशीलन समिति ढाका वाला। ढाका वाला को लीड कर रहे थे पुलिन दास, ठीक है, और बंगाल वाला को जे पी मित्तर, प्रमोद था मित्तर। उसके बाद आगे चलते हैं, फिर नासिक में एक बॉम्ब अटैक हुआ वहाँ के कलेक्टर पे। 1912 में क्या हुआ? लॉर्ड हार्डिंग जब ये चांदनी चौक से जा रहे थे रेड फोर्ट की तरफ, तो इनके काफिले पे अटैक कर दिया गया। रास बिहारी बोस जी का आइडिया था, सब अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन रास बिहारी बोस जी भाग निकले थे। 1912 में दिल्ली कॉन्स्पिरेंसी जिसको हम बोलते हैं। फिर आगे बागा जतीन। बागा जतीन कौन थे? बागा जतीन इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी फ्रॉम युगांतर ग्रुप, ठीक है, युगांतर ग्रुप से रिलेटेड थे। बागा जतीन का रोल क्या था? बागा जतीन जर्मन आर्म्स एंड एम्यूनिशन, मतलब एब्रोड से असला बारूद की व्यवस्था करने का जिम्मेदारी बागा जतीन का ही था। जिमेरन प्लान इन्हीं से रिलेटेड था, जिमरमैन प्लान, ठीक है। चलो, और फंडिंग के लिए क्या करते थे? टैक्सी कैब डकैती और बोट डकैती, ठीक है, टैक्सी कैब डकैती और बोट डकैती। चलो, अब देखते हैं रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज इन पंजाब। बंगाल देख लिया, महाराष्ट्र देख लिया, वसुदेव बलवंत फारके वाला। यहाँ तो हम लोग युगांतर पढ़े, अनुशीलन समिति पढ़े, ठीक। अब देख रहे हैं पंजाब में क्या रेवोल्यूशनरी ग्रुप चल रही थी, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज चल रही थी। तो लाला लाजपत राय ब्राउट आउट पंजाबी। पंजाबी एक बुक था या फिर जर्नल बोल सकते हैं, पंजाबी जर्नल लेके आते थे लाला लाजपत राय, इंपॉर्टेंट है। पंजाबी जर्नल कौन लेके आते थे? लाला लाजपत राय। मोटो था सेल्फ हेल्प एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर सेल्फ हेल्प करो, सेल्फ हेल्प एट एनी कॉस्ट। पंजाबी लाला लाजपत राय। अजीत सिंह ऑर्गेनाइज अंजुमन ए मोहिस्बन ए वतन। अंजुमन ए मोहिस्बन ए वतन ये अजीत सिंह ऑर्गेनाइज किए लाहौर में। इनका जनरल था भारत माता। दो चीज पढ़े, पहला एक पंजाबी कौन लेके आते थे? लाला लाजपत राय। अजीत सिंह लेके आते थे भारत माता, इनका जनरल था भारत माता, ठीक। पंजाबी किनका? लाला लाजपत राय का। भारत माता किनका? अजीत सिंह का। अजीत सिंह ऑर्गेनाइज किए थे अंजुमन ए मोहिस्बन ए वतन, ये आ जाएगा क्वेश्चन में। अंजुमन ए मोहिस्बन ए वतन किसने ऑर्गेनाइज किया था? तो लाला लाजपत राय जी ने ऑर्गेनाइज किया था, और कहाँ किया था? तो लाहौर में किया था। अदर लीडर्स इंक्लूडेड आगा हैदर, सैयद हैदर राजा, भाई परमानंद, रेडिकल उर्दू पोएट लाल चंद फलक, सब लोग इससे रिलेटेड थे। Extremism in Punjab died down quickly after the government struck in May 1907 with a ban on political meeting and deportation of Lala Rajpat Rai and Ajit Singh. ठीक है, कैसे खत्म हो गया पंजाब में एक्सट्रीमिज्म? कैसे खत्म हुआ कि मई 1907 में क्या हुआ ना कि पॉलिटिकल मीटिंग पे बैन लगा दिया गया पंजाब में कि कोई पॉलिटिकल मीटिंग नहीं होगा भाई यहाँ, ठीक है। लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को यहाँ से बाहर निकाल दिया गया, पंजाब में नहीं, चलो निकलो यहाँ से। तो जब इन्हें बाहर लेके चला गया तो पंजाब में एक्सट्रीमिज्म खत्म होने लगा धीरे धीरे, ठीक है। लोगों का मोटिवेशन कम होने लगा, इंस्पिरेशन कम होने लगा। उसके बाद सूफी अम्बा प्रसाद, लाल चंद, भाई परमानंद, लाला हरदयाल डेवलप्ड इनटू फुल स्केल रेवोल्यूशनरीज। रास बिहारी बोस वाज इन्वॉल्व इन गदर रेवोल्यूशन। गदर रेवोल्यूशन में रास बिहारी बोस इसमें इन्वॉल्व हुए। इन 1913 ही मेट जतीन, वही बागा जतीन जी, बागा जतीन से मिले रास बिहारी बोस टू डिस्कस द पॉसिबिलिटीज ऑफ ऑल इंडिया
आर्म्ड राइजिंग इन 1857 टाइप। रास बिहारी बोस जी बाघा जतीन से मीटिंग किए। मीटिंग में बात हुआ कि 1857 में जैसा रिवोल्ट हुआ था ना वैसा कुछ किया जाए। ठीक है, ये प्लान इन लोग कर रहे थे। एज द प्लान फॉर रेवोल्यूशन डिड नॉट सक्सीड, सक्सेस नहीं मिला इस प्लान में, रेवोल्यूशन करने का रेवोल्यूशन नहीं हो पाया। बट ही एस्केप टू जापान इन 1915, 1915 में रास बिहारी बोस जापान निकल गए। ही प्लेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन फाउंडिंग द इंडियन नेशनल आर्मी INA, जिसके मेंबर बाद में जाके सुभाष चंद्र बोस भी बने। तो INA को किसने फाउंड किया? तो रास बिहारी बोस जी ने फाउंड किया था INA को। इंडियन नेशनल आर्मी को किसने फाउंड किया था? तो रास बिहारी बोस जी ने किया था। कहाँ किया था? तो जापान में किया था। ठीक है, हम लोग क्या देख रहे हैं कि रास बिहारी बोस जी गदर रेवोल्यूशन से रिलेटेड थे, पंजाब में थे, बाघा जतीन से मीटिंग किए कि भाई 1857 की तरह एक रिवोल्ट किया जाए, बट सक्सेस नहीं हुआ। ठीक है, तो ये जापान निकल गए 1915 में। जापान गए तो वहाँ इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की रास बिहारी बोस। रामोसी पीजेंट फोर्स 1879 सेम हम लोग देख लिए पीछे कि कम्युनिकेशन लाइन को डिस्टर्ब कर रहे थे, पार्क है। तो पंजाब हम लोग देख लिए। पंजाब में क्या देखा कि लाला लाजपत राय पंजाबी जर्नल लेके आते थे जिसका मोटो था सेल्फ हेल्प एट एनी कॉस्ट। अजीत सिंह भारत माता लेके आते थे और अंजुमन मोहिश्वन वतन लाहौर में इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। उसके बाद हम लोग पढ़े रास बिहारी बोस साहब के बारे में। रास बिहारी बोस जी गदर रेवोल्यूशन से रिलेटेड हैं। 1913 में मीटिंग हुआ बाघा जतीन से, 1857 टाइप का रिवोल्ट होना था लेकिन सक्सेस नहीं मिला, तो ये जापान निकल गए। जापान जाकर INA की स्थापना की। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने किया? तो रास बिहारी बोस ने किया। 2-3 और हैं वहाँ के लीडर, जैसे सूफी अम्बा प्रसाद, लालचंद, भाई परमानंद, लाला हरदयाल। कभी आ जाएगा कि ये लोग रेवोल्यूशनरी हैं कि नहीं है, तो ये लोग रेवोल्यूशनरी ही थे पंजाब से। सूफी अम्बा प्रसाद, लालचंद, भाई परमानंद, लाला हरदयाल, ये सब रेवोल्यूशनरीज हैं। रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज अब्रॉड। ठीक है, पहले हम लोगों ने महाराष्ट्र देखा, फिर बंगाल देखा, फिर पंजाब देखा, अब देखेंगे इंडिया के बाहर अब्रॉड में क्या रेवोल्यूशनरीज एक्टिविटी चल रही थी। चलो, द नीड फॉर शेल्टर, द पॉसिबिलिटी ऑफ ब्रिंगिंग आउट रेवोल्यूशनरी लिटरेचर दैट वुड बी इम्यून फ्रॉम प्रेस एक्ट एंड क्वेस्ट फॉर आर्म्स टू टुक रेवोल्यूशनरीज अब्रॉड। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देख ले तो श्यामाजी कृष्णा वर्मा है, इन्होंने इंडिया हाउस स्टार्ट किया। ठीक, इंडिया हाउस स्टार्ट कैसे किया? ये होम रूल लीग सोसाइटी थी इंडिया हाउस, 1905 में लंदन में स्टार्ट किया था। इनकी बुक आती थी, इनकी जर्नल आती थी इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। ठीक, रिवोल्यूशनरी सच एज सावरकर, हरदयाल बिकेम द मेंबर ऑफ इंडिया हाउस। इंडिया हाउस क्या है? इंडिया हाउस 1905 में 1905 में लंदन में इसकी स्थापना की गई। ठीक है, किसने किया? तो श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने किया। तो अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि इंडिया हाउस कहाँ स्थापना हुआ है इसका, तो इंडिया हाउस का स्थापना लंदन में किया गया था 1905 में। ठीक है, श्यामाजी कृष्ण वर्मा जी ने किया था। श्यामाजी कृष्ण वर्मा जी का एक जर्नल आता था इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। तो जर्नल हम लोगों ने काफ़ी देख लिया। एक तो पंजाबी देख लिया लाला लाजपत राय, एक भारत माता देख लिया अजीत सिंह का। ठीक, अभी हम लोग इंडियन सोशियोलॉजिस्ट देख रहे हैं श्यामाजी कृष्ण वर्मा का। नहीं याद रहेगा, एस सोशियोलॉजिस्ट एस श्यामाजी। ठीक है, तो इंडियन सोशियोलॉजिस्ट किन का जर्नल था? तो श्यामाजी कृष्ण वर्मा का जर्नल था। इंडिया हाउस की स्थापना इन्होंने 1905 में लंदन में किया था और ये होम रूल लीग टाइप का सोसाइटी था, होम रूल लीग टाइप का था। ठीक है, चलो, मदन लाल ढींगरा, ये सारे रिवोल्यूशनरीज हैं। अगर क्वेश्चन में आ गया कौन सा रिवोल्यूशनरीज है और ये सब नाम दिखा तो ये लोग सही हैं। ठीक है, ये लोग रिवोल्यूशनरीज ही हैं। श्यामाजी कृष्ण वर्मा हम लोगों ने कर लिया, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, इंडिया हाउस लंदन 1905। मदनलाल ढींगरा, असोसिएटेड इंडिया ऑफिस ब्यूरोक्रेसी करजन विल्ली इन 1905। तो इंडिया ऑफिस के जो ब्यूरोक्रेट थे करजन विली, इन्हें शूट कर दिए थे मदनलाल ढींगरा साहब लंदन में। ठीक है,
तो इंडिया ऑफिस क्या था ना कि इंडिया ऑफिस लंदन में एक इंडिया ऑफिस था ब्रिटेन में, ठीक है, ऑफिस का नाम था इंडिया ऑफिस। तो इंडिया में आने वाली सारी पॉलिसीज एक्ट यहीं से आती थी, ठीक है। और इसके एक ब्यूरोक्रेट थे, इसके एक ऑफिशियल थे कर्जन विली, ने शूट कर दिए थे मदनलाल ढींगरा साहब। तो अगर क्वेश्चन आया कि कर्जन विली को किसने शूट किया था, तो मदनलाल ढींगरा इंडिया ऑफिस के ब्यूरोक्रेट थे कर्जन विली, इन्हें 1909 में मदनलाल ढींगरा जी ने शूट कर दिया था। ये सब अब्रॉड में रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी चल रहा है। पहला क्या देखे कि इंडिया हाउस, श्यामाजी कृष्ण वर्मा, इंडियन सोशोलॉजिस्ट, लंदन, मदनलाल ढींगरा देखे, इन्होंने कर्जन विली को शूट कर दिया। मैडम मिकाजी कामा, ए पारसी लेडी ऑपरेटेड फ्रॉम पेरिस, ब्राउट आउट वंदे मातरम, ऑपरेटेड बाई अजीत सिंह, ठीक है। वंदे मातरम कौन लेके आए? बंदे, बी से बंदे, वंदे मातरम ये लेके आई मैडम जी विकाजी कामा, ठीक है। चलो, पारसी लेडी थी पेरिस में, पेरिस से काम करती थी, वंदे मातरम लेके आई मैडम जी विकाजी कामा, पारसी थी पेरिस में, ठीक है। चलो, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय कौन थे? ये बर्लिन में थे, बर्लिन से काम करते थे, ऑपरेटेड फ्रॉम बर्लिन सिंस 1909। तलवार जो जनरल था उससे रिलेटेड थी मैडम विकाजी कामा और वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय दोनों, ठीक है। अगर मैडम जी विकाजी कामा है ऑप्शन में तो विकाजी कामा ही होगा, अगर ऑप्शन में वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय है तो वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय होगा। कि अगर क्वेश्चन आ गया तलवार जर्नल कौन लेके आते थे, तो ऑप्शन में विकाजी कामा, तो ये सही है। वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, तो ये सही है। क्यों? तलवार की जो फाउंडर थे ना वो थे विकाजी कामा, ठीक है। बट जो एडिटर थे वो एडिटर थे वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, तो दोनों रिलेटेड है। अब डिपेंड करता है ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ठीक। फाउंडर लिखेगा, वो फाउंडेड तलवार जर्नल, तो मैडम जी विकाजी कामा। चलो, ये हम लोग देख लिए कि बाहर अब्रॉड में क्या क्या रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी हुआ। श्यामाजी कृष्ण वर्मा इंडिया हाउस बना दिया, इंडियन सोशोलॉजिस्ट 1905 लंदन। मदनलाल ढींगरा ने कर्जन वेली को गोली मार दिया था 1909 में। मैडम जी विकाजी कामा पारसी लेडी थी, पेरिस से काम करती थी। वंदे मातरम, बी से बंदे, वंदे नहीं, ध्यान रखना, बी से वंदे मातरम लेके आई थी। वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय तलवार बर्लिन, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय बर्लिन से काम कर रहे थे। अब हम लोग देखेंगे गदर पार्टी, ठीक है। क्या देखें? गदर पार्टी। चलो, गदर पार्टी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1913 में, 1913 में। किसने किया था? लाला हरदयाल ने किया था। देखो 2014 और 2022 दोनों में गदर पार्टी से क्वेश्चन आया, ठीक है। तो 1913 में एस्टेब्लिश हुआ था गदर पार्टी, याद रखना है। अभी हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? चैप्टर क्या है? रिवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज 1907 से 1917, ठीक है। तो ये बना कब? गदर 1913 में, ठीक। चलो, किसने बनाया? लाला हरदयाल जी ने बनाया। तो द गदर पार्टी वाज ए रेवोल्यूशनरी ग्रुप ऑर्गेनाइज्ड अराउंड ए वीकली न्यूज़पेपर गदर with its headquarter at San Francisco and branches along the US coast and Far East. गदर पार्टी 1913 में बनी, लाला हरदयाल जी ने बनाया। तो गदर जो न्यूज़पेपर था ना उससे इंस्पायर्ड होके इन्होंने गदर पार्टी बनाया। कहाँ बनाया? यूएस में, ठीक है। और यूएस में कहाँ? सैन फ्रांसिस्को में, याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। सैन फ्रांसिस्को दे देगा, यूएस मान लो कि कंट्री नहीं पूछना है उसे, सिटी पूछना है, टाउन पूछना है तो सैन फ्रांसिस्को पूछ देगा। और उसे कंट्री पूछना है तो यूएस, अफ्रीका, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, कुछ भी दे सकता है। तो सैन फ्रांसिस्को कहाँ है? यूएस में, ठीक है। तो गदर पार्टी 1913 में बनी, लाला हरदयाल जी ने बनाया सैन फ्रांसिस्को, यूएस में। These revolutionaries included mainly ex-soldier and peasant. ex-soldier थे और peasant थे who had migrated from Punjab to the US, Canada in search of better employment opportunity. better employment opportunity के लिए पंजाब से कुछ लोग
जो एक्स सोल्जर थे, जो पीजेंट थे, वो यूएस और कनाडा गए बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। वहाँ जाकर इन्होंने गदर पार्टी का इस्टेब्लिशमेंट किया। प्री गदर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी हैड बीन कैरिड ऑन रामदास पुरी, जीडी कुमार, तारकनाथ दास, सोहन सिंह बखाना, लाला हरदयाल। ये लोग गदर पार्टी से रिलेटेड थे। कौन? जीडी कुमार, रामदास पुरी, तारकनाथ दास, सोहन सिंह बखना, लाला हरदयाल जी। ये लोग 1911 में कनाडा और यूएस पहुंचे। ठीक है। टू कैरी आउट रेवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज, द अर्लियर एक्टिविटीज हैज सेट अप ए स्वदेश सेवक होम एट वैंकूवर एंड द यूनाइटेड इंडिया हाउस एट सियाटल। फाइनली 1913 द गदर वाज इस्टेब्लिश्ड। जैसे 1913 में बना ना, ये लोग 1911 पहुंच गए। जेडी कुमार, रामदास पुरी, तारकनाथ दास, सोहन सिंह बखना और लाला हरदयाल ये लोग 1911 में पहुंच गए और 1913 में जाके बना गदर पार्टी। बीच में क्या हुआ? बीच में इन्होंने स्वदेश सेवक होम बनाया और यूनाइटेड इंडिया हाउस बनाया। यूनाइटेड इंडिया हाउस इन्होंने सियाटल में बनाया और स्वदेश सेवक होम बनाया वैंकूवर में। एग्जैक्ट पूछेगा कि नहीं पूछेगा पता नहीं, लेकिन इतना ध्यान रखना है कि ये सब गदर पार्टी बन रहा था उस समय का बात है। स्वदेश सेवक होम वैंकूवर में और यूनाइटेड इंडिया हाउस सियाटल में। ठीक। गदर पार्टी 1913 में बना, 1911 में ये लोग यूएस कनाडा पहुंच गए थे। 1913 में जाकर इन्होंने गदर पार्टी बनाया। बीच में क्या किया? बीच में स्वदेश सेवक होम वैंकूवर में और यूनाइटेड इंडिया हाउस सियाटल में बनाया। यूनाइटेड इंडिया हाउस कहाँ? सियाटल, और स्वदेश सेवक होम वैंकूवर। द गदर प्रोग्राम वाज टू ऑर्गेनाइज असिस्नेशन ऑफ ऑफिशियल्स, सेम ऑफिशियल का असिस्नेशन करना है, पब्लिश रिवोल्यूशनरीज एंड एंटी imperialistic literature, work among Indian troops stationed abroad, procure arms and bring about the simultaneous revolt all British colonies। जितने भी ब्रिटिश कॉलोनीज है सब में रिवोल्यूशन लेके आना है। इंडियन ट्रूप्स जो अब्रॉड में है उनको एकजुट करके वहाँ रिवोल्ट करना है, आर्म्स गैदर करना है, लिटरेचर वर्क से लोगों को इंस्पायर करना है। ठीक है। द मूविंग स्पिरिट बिहाइंड द गदर पार्टी वेयर कौन कौन मेंबर थे? लाला हरदयाल, रामचंद्र, भगवान सिंह, करतार सिंह सराबा, बरकतुल्ला, भाई परमानंद। ये लोग किससे रिलेटेड है? ये लोग गदर पार्टी से रिलेटेड है। कौन? लाला हरदयाल, ये तो एस्टेब्लिशमेंट ही इनका किया हुआ है। रामचंद्र, भगवान सिंह, करतार सिंह, बरकतुल्ला और भाई परमानंद। द गदराइट्स इंटेंडेड टू ब्रिंग द रेवोल्यूशन इन इंडिया। Their plans were encouraged by two events in 1914। 1914 में दो इवेंट हुआ। एक इवेंट हुआ कोमागाटू मारू इंसिडेंट और दूसरा हुआ वर्ल्ड वार फर्स्ट। ठीक है। ये दो इंसिडेंट से ये लोग इनकरेज हुए। इनका जो प्लान था, गैदराइट्स का जो भी प्लान था वो इनकरेज हुआ। तो दो इवेंट से 1914 में दो ऐसा चीज़ हुआ, एक कोमागाटू मारू इंसिडेंट और फर्स्ट वर्ल्ड वार। इससे ये लोग काफ़ी इंस्पायर हुए। चलो अब हम लोग करेंगे कोमागाटू मारू इंसिडेंट क्या था। कोमागाटा मारू इंसिडेंट खत्म ही कर लेते हैं। चलो कोमागाटा मारू इंसिडेंट हुआ कब था? 1914 में हुआ था। 1914 में याद रखना है। गदर पार्टी कब बना था? 1913 में। ठीक। चलो रिलेटेड है गुरदीप सिंह, कोमागाटू मारू इंसिडेंट से रिलेटेड है गुरदीप सिंह। कोमागाटा मारू सीप का नाम था कोमागाटा मारू। चैटर्ड फ्रॉम सिंगापुर कैरिंग सिख एंड पंजाबी मुस्लिम वे डिनाइड एंट्री इनटू कनाडा एंड फोर्स्ड टू रिटर्न टू इंडिया। शिप चली सिंगापुर से सिख और पंजाबी मुस्लिम्स को लेकर, जहाँ कहाँ रहे थे? कनाडा जा रहे थे। वहाँ इन्हें रोक दिया गया, एंट्री नहीं दी गई। ठीक। द ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्राइड टू डिटेन द इमाइग्रेंट्स एट कलकत्ता इन ऑर्डर टू ट्रांसपोर्ट देम टू पंजाब। द इमाइग्रेंट्स रिफ्यूज टू गिव इन। ए टसल ensued in 22 इमाइग्रेंट्स लॉस्ट लिव्स।
बेसिकली हुआ क्या था कि कोमागाटू मारू शिप जो था ना, उस सिंगापुर से कनाडा के लिए चला। ठीक है, सिंगापुर से कनाडा के लिए चला। शिप में कौन लोग थे? मेजोरिटी सिख्स थे। ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए, बेटर लिविंग के लिए ये लोग कनाडा जा रहे थे। ठीक है, तो कनाडा जब पहुंचे ना तो वहाँ इन्हें एंट्री नहीं दिया गया। ठीक है, 50 से 60 दिन वहाँ की पोर्ट अथॉरिटी ने इन्हें एंट्री नहीं दिया। केस चला वहाँ के कोर्ट में, बट फाइनली कनाडा ने इन्हें, ये सिंगापुर से गए थे, ध्यान रखना, सिंगापुर से गए, फिर कनाडा ने इन्हें वापस इंडिया भेज दिया। ठीक है, अब इंडिया आए ये लोग। इंडिया में ब्रिटेन गवर्नमेंट थी। ब्रिटेन गवर्नमेंट बोली कि भाई ट्रेन लगा हुआ है पंजाब के लिए, उसमें बैठो और पंजाब निकल जाओ। एक तो ये लोग जब वापस आए ना तो इनके ऊपर रेवोल्यूशनरीज का ठप्पा पड़ गया। थे सिक्स लोग, लेकिन रेवोल्यूशनरीज नहीं थे, ये लोग नॉर्मल पीपल थे जो बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए कनाडा जा रहे थे। ठीक है, जब वो वापस आए तो इनके ऊपर रेवोल्यूशनरीज का ठप्पा लग गया। बोला गया कि ये सारे लोग रेवोल्यूशनरीज ही हैं। ठीक है, तो जिन्हें तो फिर सिक्स लोग को गुस्सा आ गया, वो टसल हो गया ब्रिटिश गवर्नमेंट और यहाँ जो भी शिप पे जो भी पैसेंजर थे, दोनों के बीच में फाइट हो गई, जिसमें से 12 इमाइग्रेंट्स अपना जान गंवा दिए। तो यही बेसिकली कोमागाटा मारू क्या था, यहाँ से कनाडा गया, कनाडा में एंट्री नहीं मिला, ये लोग सिंगापुर से गया, फिर बंगाल इन्हें भेज दिया गया, बंगाल में टसल हो गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट और पैसेंजर के बीच में दोनों में फाइट हुआ और 22 इमाइग्रेंट अपना जान गंवा दिए। द गदर लीडर वेयर इन्फ्लेम्ड बाई दिस इंसिडेंट। 1914 में ये हम देखें ना कि गदराइट्स जो थे 1914 में दो ऐसा चीज़ हुआ जिससे ये लोग काफ़ी नाराज हो गए। एक पहला कोमागाटा मारू इंसिडेंट और दूसरा, नाराज नहीं हुए, दूसरा फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो जब देखे कि पहले कोमागाटू मारू इंसिडेंट हुआ, फिर वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ, तो वर्ल्ड वार फर्स्ट जब स्टार्ट हो गया तो गदराइट्स फील किए, इन्हें ऐसा महसूस हुआ कि बहुत अच्छा मौका है ब्रिटिश को मजा चखाने का कि वर्ल्ड वार भी स्टार्ट हो गया है, अब ये लोग को हम बताते हैं। तो गदर लीडर वेयर इन्फ्लेम्ड बाय दिस इंसिडेंट, ये इंसिडेंट से काफ़ी गदर लीडर नाराज हुए। दे प्लान टू लॉन्च ए वायलेंट अटैक टू एक्सपेल द ब्रिटिश को एक्सपेल करने के लिए वायलेंट अटैक का प्लान किए। करतार सिंह सराबा, रघुबर दयाल गुप्ता, रास बिहारी बोस, सचिन सन्याल वेयर द प्रोमिनेंट लीडर्स इन्वॉल्व। फरवरी 21, 1915 वाज द फिक्स्ड एज द डेट ऑफ अटैक। 21 फरवरी 1915 को अटैक करने का डेट फिक्स किया गया कि इस दिन 21 फरवरी 1915 को हम लोग एक वायलेंट अटैक करेंगे। ठीक है, हाउएवर द ब्रिटिश गॉट टू नो अबाउट द अटैक, कहीं से उन्हें पता चल गया इस अटैक के बारे में, तो प्रिमिटिव अरेस्ट कर लिए, का पहले ही लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, सप्रेस कर दिया गया मूवमेंट। ये पढ़े थे ना, ये जब हम लोग रिवोल्यूशनरीज पढ़ रहे थे तो हम लोग देख रहे थे इन्फॉर्मर्स, ये लोग किससे, ट्रेटर्स लोग, इन्फॉर्मर लोग काफ़ी थे। रेवोल्यूशनरीज ग्रुप खुद अंदर के लोग ही इन्फॉर्म कर दे रहे थे ब्रिटिश को। ठीक है, तो ये भी एक अलग फाइट लड़ना पड़ता था कि अपने लोगों से ही प्रॉब्लम वो कर दिया जाता था। तो इस डेट के बारे में पहले से ब्रिटिश गवर्नमेंट को खबर पड़ गई, जिसके कारण ये लोग प्रिवेंटिव अरेस्ट और सप्रेस कर दिए। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 में आया। इसी कोमागाटा मारू इंसिडेंट के बाद डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 आया। was the most draconian tool used by British to counter the गदर मूवमेंट। गदर मूवमेंट को रोकने के लिए डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 का काफ़ी यूज किया गया। ठीक है, चलो, रिवोल्यूशनरीज इन यूरोप में क्या हुआ, अभी हम लोग कहाँ देख रहे थे, पंजाब देख लिया, अब्रॉड देख लिया, अभी रिवोल्यूशनरीज इन यूरोप देखें। द बर्लिन कमेटी ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वाज एस्टेब्लिश इन 1915 बाई वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। बर्लिन इंपॉर्टेंट है, ये बर्लिन से ये काम करते थे। भूपेन्द्र नाथ दत्त, लाला हरदयाल एंड द अदर्स विद द हेल्प ऑफ जर्मन फॉरेन ऑफिशियल अंडर जिमरमैन प्लान जर्मन का प्लान हुआ था, उसके अंदर ये लोग बर्लिन में काम करते थे। द इंडियन रेवोल्यूशनरीज इन यूरोप सेंट मिशन टू बागदाद, पर्सिया, टर्की, काबुल टू वर्क अमंग द इंडियन ट्रूप्स एंड द इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वार टू इंसाइट एंटी ब्रिटिश
feelings among the people of these countries. One mission under Raja Mahendra Pratap Singh Bartullah Ubaidullah Sindhi went to Kabul to organize, काबुल ये लोग गए to organize a provincial या प्रोविजनल इंडियन गवर्नमेंट, प्रोविजनल इंडियन गवर्नमेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए ये लोग काबुल गए. दिस विद द देयर विद द हेल्प ऑफ क्राउन प्रिंस अमनला. इंपॉर्टेंट नहीं. सिंगापुर में क्या हुआ? अमॉन्ग द स्कैटर्ड मुटनीज ड्यूरिंग दिस पीरियड द मोस्ट नोटेबल वाज सिंगापुर ऑन फरवरी 15, 1915 by पंजाबी मुस्लिम 5th लाइट इन्फेंट्री एंड 36 सिख बटालियन अंडर जमादार चिश्ती खान, जमादार अब्दुल गनी, सूबेदार दाऊद खान. It was crushed after the fierce battle in which many were killed. Later 37 persons were executed and 41 transported for life. चलो उतना इम्पोर्टेंट नहीं था ये यूरोप वाला था बर्लिन कमेटी, जिमेरन प्लान, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय. तो ये हमारा रेवोल्यूशन वाला चैप्टर ख़त्म हो गया. ठीक, तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 10 के साथ. ठीक है, रेवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज़ हम लोग देख लिए महाराष्ट्र वाले एरिया में, फिर बंगाल वाले एरिया में, फिर हम देखे पंजाब में क्या क्या हुआ, फिर हम देखे कि गदर पार्टी का इस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ, फिर हम कहते कोमागाटा मारू इंसिडेंट हुआ 1914 में, फिर हम लोग देखे यूरोप में क्या हुआ, फिर सिंगापुर में क्या हुआ. डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 में आई थी. चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कब तक के लिए बाय एंड टेक केयर.